बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस के अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। छोटे छोटे कदम उठाती वो आईसीयू रूम में दाखिल हो रही थी। सामने वो चेट लेटी थी। वो उसके पास जाकर रोक गई थी। उसकी आंखों के किनारे नाम थे, दोनों हाथों पर नीडल्स थीं। वो इतने महीनों बाद देख रही थी उसे लग रहा था वो सदियों से बीमार है, या फिर उन कुछ दिनों की बीमारी ने उसे सदियों का बीमार कर दिया है। उसने जोक कर उसकी पेशानी पर लाभ रखे थे। वो फिर भी चेत लेटी छात को घूर रही थी। उसके लम्स ने उसकी पलकें लरजाई थी। अब वो बेड पर उसके पास बैठ गई थी। उसने उसके माथे से बाल पीछे करते उसके नीडल लगे हाथ को अपने हाथ में थामा था। उसका हाथ बर्फ़ की तरह ठंडा था। खुद उसका हाथ किसी भट्टी की तरह जल रहा था। आ गई तुम? उसकी तरफ प्यार से देख रही थी वो। जब उसने उसकी तरफ देखे बिना पूछा, जोशी मैं वो। उसे कुछ बोलना नहीं जा रहा था। ना चाहते हुए भी आंसू बहने लगे थे। कैसे कैसे कर लिया तुमने ये सब? हम तो दोस्त थे ना, सेवल मेट्स, एक दूसरे का दिल, एक दूसरे का आईना। तुम मेरा अक्स, मैं तुम्हारा अक्स। फिर तुमने इस दोस्ती के आईने को कैसे तोड़ दिया, कैसे जुदा कर दिया खुद को मुझसे। अब की बार वो बहते आंसू से उसे देखते कह रही थी, जिसके आंसू उसके हाथ पर गिरे थे, तुमने सब तबाह कर दिया, सब कुछ तोड़ फोड़ दिया। जब तुम्हें मेरी ज़रूरत थी तब मैं नहीं आई तुम्हारे पास। जब मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब तुम नहीं थी मेरे पास। सब कुछ बदल गया तुम में हमारी दोस्ती। हेट यू मिनतहा, उसने हिचकियों से रोते कहा था। हेट यू ज़ुवैशा वलीद खान। वो उसके माथे के साथ माथा टिकाए रोने लगी थी और फिर उसको सीने पर सर रख दिए थे। उसने अपनी नीडल लगे हाथ उसकी कमर पर बांधे थे। कितने दर्द दोनों ने अपने वजूद में चुने थे। वो सारे दर्द आंसुओं के रास्ते एक दूसरे को बताने लगी थी। कितनी देर एक दूसरे से लेटी आंसू बहाती रही थी, अपने दिल का बोझ हल्का करती रही थी। और फिर मिनतहा उससे अलग हुई थी। अपने हाथों से उसके आंसू साफ किए थे। तुम ठीक हो ना मिनतहा? उसने उसके जुल्फते तपते वजूद की हिद्दत महसूस करते पूछा था। उसने सर हिलाया था, अपने सर का दर्द बर्दाश्त करते। मामा बाबा हमेशा कहते थे कि ज़ुवैशा हमारी ज़िंदगी में रब की तरफ से अता किया वो कीमती तोहफ़ा है जिसके लिए तुम जितना रब का शुक्र अदा करो कम है। उसने मुस्कुराते हुए कहा था। अंकल आंटी, इतनी जल्दी? उसका दिल कटा था उसके माँ बाप का जिक्र सुनकर। कुछ ज़ख्म वजूद में मुंदिल होने के लिए होते हैं और कुछ पल और लम्हे अजियतनाक रिश्तों के रक्स बड़े जानलेवा होते हैं। जहाँ से वहम गुमान नहीं होता वहाँ से चोट मिले तो अदमुआ होकर गिरना फितरी अमल है। वो कहीं नहीं गए, मेरी सांसों में सांस लेते हैं। उसकी सांसों से कितने आंसू गिरे थे जिसे ज़ुवैशा ने अपने हाथों पर चुना था। सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना, हम मिलकर खुशियां ढूंढेंगे। अल्लाह पाक बहुत करम करेंगे तुम पर। आजमाइशों से निकाल कर आसाइशों में डालना मेरे मालिक का ही तो करिश्मा है। उसने उसके हाथों को लब्बों से लगाते कहा था। तुम ठीक हो जाओ प्लीज़ जोशी, मैं अब किसी और को खोने की हिम्मत नहीं रखती। उसने इल्तिजा की थी। मेरी ज़िंदगी तो कब की ख़त्म हो गई है, शायद तब जब पानी में। शश चुप, ऐसे नहीं कहते, प्रॉमिस मी। कोई मायूसी वाली बात नहीं करोगी? मिनतहा ने उसके होंठों पर हाथ रख कर चुप करवाया था उसे। शेरी कहाँ है? उसने पूछा था। शेरी इस्लामाबाद में है। और मिनतहा? एहाब उसे आवाज़ देता अंदर आया था। कैसी हो जोशी, बेटर फील कर रही हो? एहाब ने उसके सर पर हाथ रखते कहा था। अल्हम्दुलिल्लाह एहाब भाई, तो आपको आपकी रुपेंसिल मिल गई। उसने मिनतहा की तरफ देखा था जिसकी नज़रें झुकी हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह, और वो भी बड़े फिल्मी अंदाज में। अब ये तुम्हारी दोस्त ही नहीं, तुम्हारी भाभी और देवरानी है। वैसे कैसी बहन हो मेरी, तुम मुझे निकाह की मुबारकबाद भी नहीं दी। नॉट फेयर, उसने मसनूई गुस्से से कहा था। और रियली, ये कब हुआ? मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, ये तो सक्सेस हो गया एहाब भाई। बट जो भी हुआ, टू मच हैप्पी बोथ ऑफ यू। अल्लाह पाक हमेशा ये साथ सलामत रखे। उसने एहाब के चेहरे पर झलकती सच्ची खुशी को देखते कहा था। कितना खुश था ना वो उसे, उसकी मोहब्बत मिल गई थी। उसने सोचा था कि वो मिनतहा को भी समझाएगी कि वो एहाब को खुश रखे, हमेशा उसको प्यार दे, उसकी खुशी में खुश रहे, ताकि जो दूरी और जुदाई के दर्द उसने बर्दाश्त किए वो उन्हें हमेशा हमेशा के लिए भूल जाए। कितनी खुशकिस्मत थी ना उसकी दो, जिसे इतनी मोहब्बत इतना मान मिला था इतनी तकलीफ़ों के बाद। और एक वो जो हमेशा अपनी ज़िंदगी में सुकून लफ्ज़ के लिए तरसी थी। कब हुआ, कैसे हुआ, सब बताऊंगा, मगर अभी नहीं, बहुत जल्द, जब तुम ठीक हो जाओगे। अभी तुम्हारी फ्रेंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है तो उसे रेस्ट की ज़रूरत है। घर छोड़ आऊँ, सुबह मिलते हैं इंशाल्लाह। उसने मुस्कुराते हुए कहा था। नहीं यार, मैं ठीक हूँ, मुझे राज ज़ुवैशा के पास ही रहना है प्लीज़। उसने मिन्नत की थी। बिल्कुल नहीं, तुम घर जाओ और जाकर रेस्ट करो।
वैसे भी मुझे अभी डॉक्टर्स मेडिसिन देकर नींद के इंजेक्शन देकर चले जाएंगे और मैं सोती रहूँगी, फिर तुम फजूल में थकोगी। मैं ठीक हूँ अब, काफ़ी, तुम जाओ। उसने उसका हाथ दबाते क्या कहा था, ख्याल करा अपना, कहते वो उसके माथे पर झुकी थी और लब रखे थे। तुम मिलकर आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ। वो कहते रुका नहीं था, चले गया था। कुछ पता चला? उसने बाहर आते हाइसम से पूछा था। सीसीटीवी फुटेज में वो कोई गैर मुल्की शख्स लग रहा है, इतना क्लीव मिला है। गाड़ी की नंबर प्लेट पेंटेड थी, यानी वेन पर कोई नंबर था ही नहीं। बहरहाल कोशिश जारी है। अंकल और राम अमना की तरफ निकले हैं, मे भी कोई प्रूफ मिल जाए। उसने मायूसी से कहा था, अल्लाह करे गलती हमारी भी, हम एकदम से भूल गए थे कि उन्होंने कोई जाल ना बिछाया हो। ये 100% हमना की चाल है, उसमें अब्दाल भी मिला हुआ। इस सब में अरसम को होश है? उसने गहरी सोच में डूबते पूछा था उससे। हाँ होश तो आया है, बस फिर वही जुएशा से मिलने की रट। नींद के इंजेक्शन फिर से लगा दिए हैं डॉक्टर ने, होप फॉर बेस्ट, ऐसा हमने हिम्मत से कहा था। इंशाल्लाह अच्छा है साहब, मैं मिंतहा को छोड़ने घर जा रहा हूँ। बारिश और फिर ये सब स्ट्रेस की वजह से उसको फीवर हो गया है काफ़ी। आई थिंक शी नीड रेस्ट। उसने इजाज़त लेते कहा था, हम दादो तुम्हारी तरफ ही हैं, ख्वाह से बात हुई थी मेरी, मैं चाहता हूँ अभी मिंतहा दादू के साथ घर चली जाए। तो फिर अरसम और जोशा के ठीक होते ही वलीमे के साथ ऑफिशियली उसकी रुखसती भी कर देंगे। मेरी ख्वाहिश है ये कि दोनों बहनों को एक साथ भेजूँ। हैसन में हिचकिचाते हुए कहा था, भाभी वलीमे के लिए एग्री हो जाएगी? आई मीन, उसने गड़बड़ाते हुए पूछा था। होना होगा, क्योंकि हमारी फैमिलीज़ में सेपरेशन को गुनाह समझा जाता है। बाकी रही बात गलत फहमी की, तूने वक्त ठीक करेगा, मैं और तुम नहीं। उसने अज़म से कहा था, ये ज़्यादती है, इतने दिनों बाद वो मुझे मिली है और फिर से ये चंद दिनों की रिफाकत अच्छा नहीं कर रहे आप। उसने नाराज़गी से कहा था, उससे पूछ लो, वो तो खुश होगी मेरे इस अमल से। हैसम हंसा था, हम हाँ मोहब्बत तो मैंने ही किया है, उसका पता नहीं, मगर मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। खैर मैं भी ये खुशी अरसम के बगैर सेलिब्रेट नहीं करना चाहता। इंशाल्लाह वो ठीक हो जाए फिर करेंगे, तब तक मेरी मन्नत आपके पास। उसने उसकी तरफ देखते कहा था। तभी सामने से चलती चलती मिंतहा भी आई थी। मैं छोड़ कर आता हूँ हैसम, कोई कलीग मिला तो कॉल करना मुझे, उसने कहा था। फिर उसके साथ पहले डॉक्टर के पास गया था, वहाँ से उसका चेकअप करवाकर मेडिसिन लेकर पार्किंग तक आया था। ड्राइवर मौजूद था, उसे कॉल करके बुलवाया था। ड्राइवर से गाड़ी लेकर और उसे उधर ही वेट करने का बोलकर और गाड़ी में बैठा था। रास्ते में एक शॉपिंग मॉल के बाहर गाड़ी रोकी थी उसने। यह मेरी तबीयत ठीक नहीं, प्लीज़ ये सब फिर कभी सही, अभी घर चलें। उसने शॉपिंग मॉल को देखते कहा था, तुम यहीं बैठो, बस मैं कुछ देर तक आया, कहते हुए उतरा था और अंदर गया था। तकरीबन 20 मिनट बाद वो वापस आया था। उसके हाथ में चंद शॉपिंग बैग्स थे। गाड़ी की बैक सीट पर वो शॉपिंग बैग्स रखे थे उसने और फ्रंट सीट पर आकर बैठा था। फिर पीछे से एक बैग पकड़कर उसमें से ब्लैक कलर की हुड निकाल कर उसे पहनाई थी। मुझे हुडीज़ बहुत पसंद है और ये तुम पर भी बहुत सूट कर रही है, उसकी नाक खींचते कहा था उसने। और फिर उसके कंधों पर बैग में से शाल निकाल कर उड़ाई थी। उसमें एक और हुडी और एक शाल है और 2 सूट है गर्म, बाकी सुबह तुम फाह के साथ जाकर शॉपिंग कर लेना, उसने गाड़ी चलाते हुए कहा था। उसकी आंखें नम हुई थी, उसके रवैये पर कितना ख्याल रख रहा था वो उसका। ऐसे तो उसके फादर उसका ख्याल रखते थे, उसकी हर ज़रूरत पूरी करते थे, तो क्या एहाब ऐसे ही सारी ज़िंदगी मेरा यूं ही ख्याल रखेंगे? उसने दिल में सोचा था। शायद दिल से आवाज़ आई थी, यानी कन्फर्म नहीं। उसकी हथेलियाँ नम हुई थी। अपनी सोच पर गाड़ी घर के सामने रुकी थी। वो गाड़ी से निकली थी। वो उसका हाथ पकड़े अंदर की तरफ बढ़ा था। ड्राइंग रूम में मिसेज दुराब, सवेरा, मिसेज अरहाम साहब थे। उसको देखते ही सब खड़े हो गए थे। वो मिनटों में कन्फ्यूज़ हुई थी। दिल किया था भाग जाए यहाँ से, न जाने कितने सवाल हो गए, कौन कौन क्या क्या पूछेगा और एहाब वो किन किन सवालों के जवाब देगा कि किन हालात में शादी हुई और उसकी गुज़श्ता शादी क्यों टूटी। इस महल नुमा घर के मकीन कैसा दिल रखते होंगे। उसके माथे पर पसीना आया था, आंखें भर्रा गई थी। एहाब के हाथ में पकड़ा, उसका हाथ कांपा था, जिसे उसने तसल्ली देते दबाया था, जैसे कह रहा हो रिलैक्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं लेडीज़ आप? उसने सबके पास रुकते सलाम किया था और माँ के गले लगा था और उनका माथा चुम्मा था। सब ने भैया के वक्त सलाम का जवाब दिया था। सवेरा चलती हुई मिंतहा के पास गई थी। वो अपने दोनों हाथों की उंगलियों को मरोड़ रही थी, पजल होते हुए। अस्सलाम वालेकुम उसने कांपते हुए लफ्ज़ अदा किए थे। सवेरा को पास खड़ा देख कर वह अलैकुम अस्सलाम बेटा, वेलकम टू योर होम, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हो, अल्लाह हमेशा खुश रखे। उन्होंने उसका माथा चूमते उसे गले से लगाते कहा था कि इतनी मोहब्बत और प्यार कि मिलते वो हिचकियों से रोने लगी थी। कितने वसवसे थे जो मुनहदम हो गए थे इन चंद मीठे लफ्ज़ों के पीछे। बस बेटा हमारा बच्चा तो बहादुर है ना, मिसेज दुराब ने उसके पीछे खड़े होते उसकी कमर सहलाई थी।
सवेरा के भी आंसू निकल पड़े थे, उसको गले से लगा। चलें भाभी, बस बहुत रो लिया, अब नो मोर रोना धोना, खुशी आई है, घर सेलिब्रेट करें। मिसेज आराम ने दोनों को अलग करते कहा था। हाँ, मुझे बहुत शौक था सास बहू का लाइव मेलो ड्रामा देखने का, आज देख भी लिया। इहाब ने हंसते हुए कहा था। तो सब हंसने लगे थे। फ़ाह को खाना लगवाओ। सवेरा ने मिंतिहा को गले मिलती फ़ाह से कहा था। जी वो कह दिया, बस लग गया होगा। इहाब मिंतिहा को मेडिसिन दिलाई, आई थिंक इसे फीवर है। उसने इहाब से कहा था। हाँ, हॉस्पिटल से, आई मीन वापसी पर मेडिकल से दिलवाई है। उसकी ज़बान अचानक फिसली थी, जिस पर उसने बर वक्त काबू पाया था। खाना लग गया है, मुलाज़िम ने आकर कहा था, और वो सब खाने की तरफ बढ़े थे। अरसम और जुएशा नहीं आए, अरहाम और इशू भी नहीं दिख रहा है। सवेरा ने मिंतिहा की प्लेट में खाना डालते इहाब से पूछा था, जिससे उसका नवाला हाल्क में ही फंस गया था। जी मुझसे बात हुई थी, वो अरहाम और रसम का कोई दोस्त है, तो उसने रास्ते में ही रोक लिया था इसे इस्लामाबाद। अभी 3-4 दिन उधर ही रहेंगे। क्यों इहाब? उन सब ने इस्लामाबाद की टिकट से करवाई थी। वो बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहा, तो मैंने कहा कि नई नई शादी हुई है, चले जाओ, फिर कब मौका मिले। मिसेज तारक ने बार वक्त बात संभाली थी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, अच्छा है, साथ रहेंगे तो अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था। ठीक से खाओ बेटा, चिड़िया की तरह खा रही हो, क्या बात है, कुछ और बनवा दूँ? सवेरे ने कहा था। मिंतिहा को देखते, नहीं आंटी, वो फीवर की से मुंह कड़वा हुआ है, इसलिए बस ज़्यादा नहीं खाया जाएगा। उसने सर थामते कहा था, क्योंकि उसे ऐसे लग रहा था जैसे उसे चक्कर आ रहे हैं। आंटी नहीं मम्मा, जैसे आप कहते हैं, अब जाओ, शाबाश, ऐसा करो, जाकर रेस्ट करो, मैं दूध भिजवाती हूँ और मेडिसिन भी। जाओ आप रूम में छोड़ाओ इम्तिहा को, उन्होंने प्यार से कहा था। जी मामा कहते उसका हाथ थामे वो उसे अपनी माँ के रूम में ले गया था। ये मामा का रूम है, यहाँ रेस्ट करो और मामा के साथ ही सो जाना, मैं थोड़ी देर तक हॉस्पिटल के लिए निकलूँगा। मामा लोगों को अभी कुछ नहीं बताया, इसलिए कि अरसम थोड़ा ठीक हो जाए तो फिर एक बार ही बताएंगे। उसने उसको बेड पर लिटाते रूम का हीटर ऑन करते कहा था। तबीयत ज़्यादा तो ख़राब नहीं? उसके पास बैठते कहा था। नहीं, रेस्ट करूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। उसकी गहरी नज़रों से कन्फ्यूज़ होते कहा था उसने। हीटर बेटर, वैसे दिल तो नहीं चाह रहा इतने दिनों की दूरी पर, मगर हैसम ने कहा कि वो अपने घर से रुखसती करना चाहता है, तो इसलिए मामा के रूम में ले आया। तुम्हें मेरी ज़िंदगी में, मेरी रूम में, तुम फिर कभी मुझसे दूर ना जाने के लिए आओगी, माई लाइफ। उसके बाल कान के पीछे अड़सते, उसके चेहरे के पास झुकते, उसकी छोटी सी नाक पर लब रखते कहा था उसने कि वो इतनी सी नज़दीकी कुर्बत और उसके लम्हा से लर्ज गई थी और ज़ुबान को तो जैसे कुफल लग गया था। वैसे ये ज्यादती है लड्डू, जुशी से दूर रही थी। इसको फॉर हेड किस, यू नो आई एम जेलस, मैं भी तो इतना अरसा तड़पा हूँ इस अंदोहनोक नाक जुदाई पर। उसके कान के लौ पर नाक रेब करते, उसकी कमर में हाथ डालकर करीब करते कहा था उसे, उसकी मूंछों को छुअन और जुस्ती सांसों की तपश, उसका लमस उसके तपते वजूद को सर्द कर गए थे। उसके हाथ पांव ठंडे होने लगे थे। इहाब वो मैं, लजते लब्बों ने कुछ कहना चाहा था। शश लबों को फोकस में लेते उसने कहा था, और फिर बड़ी नरमी से नाजुक गुलाबी लबों पर झुका था। एक हाथ उसके बालों में फंसाते कि वो तो जैसे सांस रोकर सुन्न हो गई थी, और वो रफ्ता रफ्ता उसकी सांसों, उसके एसाबों पर सवार होकर उसकी नसों में अपनी खुशबू भरने लगा था। उसने लजते हाथों से कमज़ोर सी कोशिश की थी उसको पीछे हटाने की, मगर वो इतने ऐसे जुदाई की भट्टी में जला था। सांस से चुनने का हक तो था ना उसे भी। कुछ देर बाद उसके लजते कप पते वजूद को महसूस करते नरमी से पीछे हुआ था, और उसका चेहरा हाथों में भरकर उसकी पेशानी पर लब रखे थे। वो नजरें झुकाए अभी भी गहरी सांस लेती खुद को और अपने बिखरते सांसों को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। उसके गुलाबी रुखसारों पर अपनी कुर्बत के रंगों का खौफ वाज़ेह पढ़ा था उसने, और मुस्कुराया था। अरे वाह, मेरा लड्डू तो बहुत मीठा है, यम्मी सा। उसकी नाक दबाते कहा था उसने। उसकी लजती झुकी पलकें देखते तब भी डोर नाक हुआ था। वो उसे लिटाकर उस पर कम्फर्टर उड़ाता पीछे हुआ था। यस, उसने इजाज़त दी थी अंदर आने की। हाँ भाई, मिंतिया को इधर मामा के रूम में। उसने उसकी तरफ देखते कहा था, तुम आओ मैं बताता हूँ। और मिंतिया मैं जा रहा हूँ, मेडिसिन ले लेना याद से और ख्याल रखना अपना। मुस्कुराते हुए कहते वो रुका नहीं था। फ़ाह को लिए अपने रूम में आया था। फिर हैसम से होने वाली सारी गुफ्तगू बताई थी उसे, और ये भी कहा था कि अभी वो निकल रहा है हॉस्पिटल के लिए। मामा से ये कह देना कि मिंतिया की रुखसती हैसम अपने घर से करना चाहता है, इसलिए उसे उनके रूम में सुलाया, और इसलिए भी कि उसे माँ की ममता, उनके प्यार की ज़रूरत थी। फ़ाह को ताकीद करते वो रुका नहीं था, सबसे आंखें बचाकर चले गया था। पीछे सवेरा को इहाब की गैर मौजूदगी का क्या बहाना लगा था, क्या कहना था वो, ये सब फ़ाह पर छोड़ गया था। दिल तो फ़ाह का भी बहुत कर रहा था कि उड़कर चली जाए अरसम और जुएशा से मिलने, मगर उसे इंतज़ार करना था सुबह तक का। वो वैन के शीशे के साथ लगते अपने हाथों को खोलने की कोशिश कर रही थी,
جب وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا، بلال یہ تو ایشو نہیں ہے۔ ارحم بھائی کی مسز رومان نے وین کے شیشے کے ساتھ لگا اس کا منہ دیکھا تھا۔ وہ لوگ کلب جا رہے تھے بائک پر جب ان دونوں کی اس شال پر نظر پڑتی۔ ہاں ہیں تو ہی، مگر یہ ان کا منہ کیوں بندھا ہوا ہے؟ کہیں یہ مصیبت میں تو نہیں؟ اس نے بائک کی سپیڈ سلو کرتے کہا تھا۔ کال کرو ارحم بھائی کو، پیچھے کرو وین کا، اس نے کہا تھا۔ بلال نے جیب سے موبائل نکال کر کال ٹرائی کی تھی، مگر وہ کال ریسیو نہیں کرتا، پک نہیں کر رہے۔ اس نے دوبارہ نمبر ملاتے کہا تھا، بار بار کرو اور اس وین کا پیچھا کرتے رہو، یہ اجل نہ ہو۔ اس نے کہا تھا، ہاں کر رہا ہوں، اگر انہیں شک ہو گیا تو وہ راستہ بدل لیں گے۔ اس نے جیسے خدشہ ظاہر کیا تھا، مگر بلال شال بھابھی کو بچانا ضروری، تم ایسا کرو، آگے جہاں سنوار راستہ آتا ہے گاڑی وین کے سامنے لے جا کر روک دینا ہے۔ اس نے مشورہ دیا تھا، تم پاگل ہو، ہمارے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے اور ان کے پاس یقیناً ہتھیار ہوں گے، ایسے میں ہم اپنی جان کے ساتھ ساتھ بھابھی کی جان کو بھی مشکل میں ڈالیں گے۔ اس نے بائک کی سپیڈ مزید سلو کرتے کہا تھا، میں نہیں جانتی مگر میں ایسے بھابھی کو نہیں چھوڑ سکتی، تم جانتے ہو نا ارحم بھائی نے کتنا خیال رکھا ہے ہمارا، کتنا سپورٹ کیا ہے ہمیں، کسی صورت بھی نہیں، تم گاڑی روکو، آگے لے جا کر اس سے آگے کیا ہوگا دیکھا جائے گا، اللہ مالک ہے۔ اس نے ٹھوس لہجے میں کہا تھا، آر یو شور؟ میں ایک بار پھر سے ٹرائی کرتا ہوں ان کا نمبر۔ رومان سے تصدیق کے بعد اس نے پھر سے نمبر ملایا تھا، مگر سٹل وہ کال ریسیو نہیں کر رہے تھے۔ اب وین کے ڈرائیور نے انہیں دیکھ لی تھا کہ وہ دونوں ان کی وین کا پیچھا کر رہے ہیں۔ اس نے پیچھے مڑ کر اس بندے کو بتایا تھا جو ایشو کو کڈنیپ کر کے لایا تھا، اور اس نے اسے گاڑی مزید تیز چلانے کو کہا تھا۔ ان کو شک ہو گیا کہ ہم ان کا پیچھا کر رہے ہیں، اس لیے اس نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی ہے۔ بلال نے بائک کی سپیڈ بڑھاتے کہا تھا، کچھ بھی ہو جائے ہم ایسے نہیں جائیں گے، تم بائک روکو سامنے جا کر۔ اس نے اس کو ٹھوس لہجے میں پھر سے کہا تھا، مجھے زور سے پکڑ لو۔ کہتے بلال نے گاڑی کے پچھلے ٹائر کو دوبارہ ریس دی تھی اور تیسری بار سپیڈ فل بڑھاتے وین کے پاس سے زن کرتا نکلتا وین سے آگے نکلا تھا، اور پھر وین کے آگے بڑھتے اس کو کاٹ کرتے اس کے سامنے بائک روکی تھی۔ وین ڈرائیور بڑی مشکل سے قابو پاتے بریک پر پاؤں رکھے تھے اور وین روک گئی تھی۔ گاڑی کیوں رکی؟ اڑا دو سالوں کو، اس آدمی نے ڈرائیور پر غصہ کرتے کہا تھا۔ تبھی رومان دوڑتی وین کے دروازے کے پاس آئی تھی اور منٹ سے پہلے ہیل والا جوتا اتار کر اس آدمی کی آنکھ پر مارا تھا کہ وہ در سے چلا اٹھا تھا، کون ہو تم؟ کہاں لے کر جا رہے ہو بھابھی کو؟ اس نے چلاتے ہوئے کہا تھا، دفع ہو جو لڑکی ورنہ مر جاؤ گی۔ اس آدمی نے پسٹل کو روک اپنی آنکھ پر ہاتھ رکھے اس کی طرف کیا تھا۔ اتنی دیر میں ڈرائیور نے بھی پسٹل نکال لی تھی۔ رومان کو دیکھ کر اس کے منہ سے اپنے لیے لفظ بھابھی سن کر وہ شاکڈ ہوئی تھی، مگر اگلے لمحے اس کے ماتھے پر تنی اس اغوا کار کی پسٹل دیکھ کر اس کی آنکھیں باہر کو آ گئی تھیں۔ کیا ہونے جا رہا تھا وہاں؟ اس کی روح فنا ہوئی تھی سوچ کر۔ یعنی ڈرائیور نے بھی ایک ہی جس کا فیصلہ طے کرتے بندوق بلال پر بھی تانی تھی، بٹھاؤ انہیں گاڑی میں، اس کے ساتھ ساتھ ان دونوں کی لاشیں بھی راوی میں پھینکوانی پڑیں گی، اور لڑکی تم نہیں بچو گی اب مجھ سے۔ اپنی آنکھ کے کونے سے نکلتے خون کو دیکھتے اس نے غصے سے رومان کی طرف دیکھتے کہا تھا، ڈرتی نہیں ہوں میں تم جیسے نامرد سے جو لڑکی کو اغوا کر کے لے جا رہا تھا، ہمت ہے تو ان کھلونوں کے بغیر بات کرو کالے بینگن۔ اس نے بھی تڑک کر اس کے منہ پر پھینکا تھا اس کا غصہ، تبھی اس نے اس کے پاؤں کے پاس فائر کیا تھا کہ وہ اچھل کر پیچھے ہٹی تھی۔ تبھی ایک گاڑی ان کے پاس آ کر رکی تھی اور اس گاڑی میں سے نکلتے ہی کسی نے اس اغوا کار اور اس ڈرائیور کی ٹانگ پر فائر کیے تھے۔ بلال اور رومان جلدی سے وین کے اندر گئے تھے اور اشال کو کھولا تھا۔ اس شخص کی پیٹھ تھی اشال کی طرف، مگر جیسے ہی اس نے مڑ کر دیکھا تھا، آپ خواتین و حضرات ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ خدا حافظ۔